वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको विश्व भूगोल के बारे में। और विश्व भूगोल को पहले हम समझ लेंगे कि कितने कॉन्टिनेंट यानी कितने महाद्वीप हैं और किस प्रकार से है, कहाँ कहाँ पर उनका क्षेत्र विकसित विस्तृत है। उन सभी मुद्दों को पहले देख लेंगे। उसके बाद में उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में हम भारत को समझेंगे। और भारत को समझने के तदुपरांत हम विस्तृत रूप से आज के वीडियो में भारत के बारे में ओवरऑल देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से विविधता पाई जाती है। विविधता वो जैव विविधता हो या फिर आप जो मरुस्थलीय विविधता हो, किसी भी प्रकार की विविधता हो, जनजातीय विविधता, भाषाई विविधता, तमाम प्रकार की विविधता भारत में समाहित है। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है धरातल हैं, जैसे कि कहीं पर आप यहाँ पे माउंटेन देखेंगे, कहीं पर आप प्लेटिव देखेंगे, यानी माउंटेन मीन्स होता है पर्वत। तो कहीं पर बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जिसके जिसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, हिमालय पर स्थित है, सबसे ऊंची चोटी दुनिया की 8,848। अब थोड़ा सा उसमें वृद्धि हुई, तो वो बात ध्यान रखेंगे। 8,848, 8,850 ये बुक्स वगैरह में अलग अलग मिलते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में वो जो है उसकी ऊंचाई नापी गई है, वो ध्यान रखेंगे आप। तो कुल मिलाकर के समझिए, कहीं पर ज़्यादा ऊंचाई है, कहीं पर आपको झील मिलेगी, कहीं पे गड्ढा मिलेगा, कहीं पर बहुत ज़्यादा वन वनस्पतियाँ मिलेंगी, कहीं पर झाड़ियाँ बहुत मिलेंगी, कहीं पर आपको उपजाऊ मैदान मिलेंगे, तो कहीं पे आपको धरातल मिलेगा। तो ये सारे मुद्दे जो होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय विविधता में एकता को परिभाषित करिए। मतलब भारत में विविधता एकता है, विविधता होते हुए भी एकता है। किस प्रकार से विविधता मतलब होता है अनेक प्रकार के धरातलीय क्षेत्र, मतलब भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में पूछेगा आपसे। एक विविधता वो होती है कि भाषाई विविधता हो गई, मतलब भाषा के हिसाब से बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं। एक जनजातीय विविधता हो गई कि बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। एक प्रजाति विविधता हो गई। तो अनेक प्रकार की विविधता होती हैं जो कि हर एक कंट्री में समाहित होती है। तो सबसे अधिक अपने भारत में ही समाहित है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अब विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में सारी बातें कैसे हैं। उसके बाद में हम भारत के संदर्भ में एकदम से विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तार समझेंगे मैप के माध्यम से। बिल्कुल मैप के माध्यम से एक एक चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। आज के बाद में जियोग्राफी आपको क्या लगेंगे, एकदम से चुटकियों में आप इसको उड़ा देंगे। बस इतना समझिए। बस आपको क्या होगा, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आज घुसेगा। रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो रटना नहीं है, करना क्या है, समझना है। आइए कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको जो है ग्लोब दिख रहा होगा, यानी पृथ्वी का पूरे नक्शा दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि सर पृथ्वी का आकार कैसा होता है। तो पृथ्वी का आकार होता है मेरे प्यारे दोस्तों जियाड आकार। क्या होता है, जियाड आकार। ठीक है, या जिसको जियाब भी कहते हैं हम। तो जियाड आकार होती है पृथ्वी। मतलब ना तो गोल होती है, ना चपटी होती है, ना अंडे की तरह होती है, ना लट्टू की तरह होती है। तो ये जो शुरुआत में आपने पढ़ा कि गोल होती है, लंबी होती है, चपटी होती है, या फिर जो है रोटी की तरह होती है, कुछ भी जो पढ़ा आपने अभी तक वो भूल जाइए। आज से पढ़िए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, जियाड आकार है। कभी भी पूछा जाए पृथ्वी का आकार कैसा है, क्या बोलेंगे, जियाड आकार। किसी से भी आप पूछेंगे तो वो कन्फ्यूज आ जाएगा, कहेगा ये अंडाकार है, ये गोलाकार है, ये दीर्घवृत्तक है। मतलब दीर्घवृत्ताकार पर तो चक्कर लगाती है सूर्य का, वो अलग की बात है। कोई कहेगा गोल है, कोई चपटी कहेगा। तो ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। ध्रुव क्या होते हैं देखेंगे यहाँ पे। देखिए, ध्रुव ध्रुव मतलब होता है ये ऊपर वाला, और यहाँ पे नीचे। ध्रुव मतलब होता है पोल। ठीक है, अंग्रेजी में पोल कहते हैं, हिंदी में ध्रुव। तो ये होता है सब जो नीचे है इसी को कहते हैं हम क्या, इसी को जो हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, और जो ऊपर होता है उसको उत्तरी ध्रुव। अब ध्यान रखेंगे, नक्शा अगर पढ़ना है आपको तो सबसे पहले ये बात आपको जाननी होगी। जैसे कि पहले हम ये से यहाँ पे कैटेगराइज कर देंगे दिशा। तो नक्शा कभी भी देखेंगे तो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको उत्तर कहते हैं हम, नीचे के भाग को हम दक्षिण कहते हैं, उसके दाहिने वाले भाग को हम पूरब कहते हैं। ठीक, और उसके बाद में उसके जो बाएं वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं। तो ये बात आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए किसी भी मैप को पढ़ने से पहले। तो क्या ऊपर का जो सिरा होता है वो उत्तर है, नीचे क्या होता है, दक्षिण, और जो आपका दाहिने हाथ पे आपका पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, दाहिने हाथ पे आपका क्या पड़ता है, दाहिने हाथ पे आपका पूरब, यानी ये पूरब हो गया, और इधर वाला पश्चिम हो गया। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब यही मैं प्रश्न पूछा था, कहीं कहीं पर आपको मिलता है, लिखा हुआ मिलता होगा बुक वगैरह में। आप देखते हो कि उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव,
ये जो है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब आपने सुना होगा। तो ये चीज़ें भी जान लें। तो पृथ्वी पर जो है जो ध्रुव होते हैं, पहले यहाँ पे देखिए ध्रुव, तो जो ऊपर सबसे पड़ता है यानी ऊपर जो यहाँ पे गोला पड़ता है, इसी को क्या कहते हैं हम, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। नीचे वाले जहाँ पर सेंटर पे सारी रेखाएं आकर के ऐसे ऐसे मिल रही, देखो महीन महीन रेखाएं आपको यहाँ पर दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी। देखिए मैं इसको और जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो एक मिनट, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ महीन महीन रेखाएं आपको दिखाई पड़ रही होंगी। देखिए मैं रेखा, जैसे देखो ये रेखाएं आ रही हैं, ये रेखाएं ऐसे ऐसे, तो ये जो लंबी लंबी रेखाएं आप मतलब खड़ी खड़ी ऐसे रेखाएं खींची हुई हैं, ये देखिए ऐसे रेखाएं खींची हुई पृथ्वी पर, ठीक। तो ये जो रेखाएं अगर कुछ ऐसे रेखाएं खींची हैं, ठीक, कुछ ऐसे रेखाएं खींची हैं, तो ये जो रेखाएं खींची हैं पृथ्वी पर, यही क्या होती हैं, यही रेखाएं होती हैं विषुवत रेखा, यही रेखाएं क्या होती हैं आपकी, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। कौन सी रेखाएं हैं ये, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अब इस पे एक बार फुल स्क्रीन पे आप देख लीजिए, ये देखिए अभी सारी बातें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक। देखिए आप, तो ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं कैसी होती हैं, ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं पूर्ण रूप से। काल्पनिक का मतलब होता है पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं खींची नहीं गई होती हैं। तो ये रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक होती हैं, ठीक है। कैसी होती भैया, काल्पनिक होती हैं रेखाएं। देखो, तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे दिखाई पड़ होगा जो सीधी सीधी रेखाएं यानी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आ रही हैं, ये रेखाएं एक बिंदु पर आकर के मिल जा रही हैं। जब ये रेखाएं एक बिंदु पर यानी यहाँ पर आकर के मिल जा रही हैं और ये ऊपर जाकर के मिल जा रही हैं, तो इसी जहाँ पे मिल रही उसी को ध्रुव कहते हैं। तो जहाँ ऊपर मिल रही उसी को उत्तरी ध्रुव और जहाँ पे नीचे मिल रही उसी को दक्षिणी ध्रुव। आप कभी नहीं भूलेंगे ना, बिल्कुल। और जो यहाँ पे ये लंबी लंबी रेखाएं हैं, इसको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो देशांतर रेखा। फिर से एक बार समझिए, ये लंबी लंबी रेखाएं खींची होती है पृथ्वी पर, यानी लंबवत खींची होती है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, देशांतर। ये टाइम वगैरह बांटने में सहयोग करती हैं। पृथ्वी मतलब अभी मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा टाइम रेखा की, लेकिन इसमें बात कर लेते हैं तो मतलब जैसे कि आधे आधे घंटे का अंतर होता है हर एक देश में लगभग। जैसे अपने देश से पाकिस्तान में जब आप जाएंगे तो आधे घंटे का अंतर आपको मिल जाएगा। मतलब हर देश में नहीं होता कि आधे घंटे का अंतर मिलता है, अपने भारत में ही 2 घंटे का अंतर मिलता है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से देखें रेखा और गुजरात की रेखा देखें, यानी जो अरुणाचल प्रदेश में आपका पड़ता है जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वालांगू, वालांगू, ठीक है। सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू। और गुजरात का सबसे जो है पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक। तो सरक्रीक और वालांगू के बीच में देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर पड़ता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सब, अब अरुणाचल प्रदेश अभी आपको पता ही नहीं होगा कहाँ पे है। अगर पता है तो सबसे पूरब साइड में है, ठीक है, चाइना के बगल में। तो सबसे पूरब साइड में है वो अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ से अगर हम मतलब वहाँ पे कोई व्यक्ति है तो वहाँ पे 6 बजे अगर सूर्य उदय हो रहा है, तो गुजरात में वही सूर्य जो होगा वो 8 बजे उदय होगा, ठीक। समझ गए आप, मतलब 2 घंटे का अंतर है। तो कुल मिलाकर के समझिए, ये रेखाएं जो होती हैं लंबी लंबी रेखाएं ग्लोब पर, ये क्या करती हैं, ये रेखाएं मित्रों किसका निर्धारण करती हैं, टाइम वगैरह का। साथ ही साथ जो ये रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं आपका जलवायु निर्धारण करती हैं। क्या रेखाएं निर्धारण करती हैं, जलवायु। ये कटिबंधों को बांटती हैं, ठीक है, किसको बांटती हैं, कटिबंधों को। अब पृथ्वी पर 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, देखिए यहाँ पर अक्षांश रेखाएं, देखिए तीन, तीन अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक। अब एक महाद्वीप इसमें ऐसा दिख रहा होगा जहां से तीनों रेखाएं होकर के गुजर रही हैं। तो दुनिया पूछा जाता है प्रश्न आपसे, कभी कभी फर्स्ट ईयर में पूछा जा रहा होगा कि दुनिया का कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और जो है आपकी मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका। समझिए अब पहले महाद्वीप कौन 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 से हैं। देखिए ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है एशिया, उसके ऊपर यहाँ पे दिख रहा है यूरोप, उसके नीचे ये दिख रहा है ये अफ्रीका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो है आपका नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अंटार्कटिका, ऊपर भी थोड़ा सा इसका भाग अटलांटिक सागर के रूप में है, ठीक। तो इतना मतलब अटलांटिक सागर तो ये वाला है अटलांटिक सागर, ऊपर भी अंटार्कटिका के थोड़े बहुत आपके हिस्से थोड़ा बहुत मिल जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के है, ठीक। इतना देखेंगे, इतना आपने समझ लिया। अब आगे हम थोड़ा और आपको बता दें,
जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पे आपका कौन है भैया? दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका है। कौन है? दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। तीसरे नंबर पे कौन है? उत्तरी अमेरिका है। चौथे नंबर पे आपका कौन है? साउथ हम मतलब ये दक्षिणी ये है। उसके बाद में आपका क्या है? यूरोप है। उसके बाद में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मतलब ये जहाँ पे मानव निवास कर रहे हैं, बाकी तो अंटार्कटिका भी बड़ा है। तो ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो चलिए, अब ये था विश्व के बारे में। अब जो अपना भारत पड़ता है ये यही एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक, और ये भारत नीचे आपको यहाँ पे दिखाई पड़ा होगा। अब चलिए इसको हम अपने परिप्रेक्ष्य में आज के वीडियो में भारत का भूगोल चर्चा करेंगे। तो भारत के भूगोल के बारे में देख लेते हैं। आप ये मत देखिए कि टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है फिर टाइम लग रहा है, आप समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे भारत का नक्शा आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये कैसा नक्शा है? ये राजनीतिक नक्शा है। जो मैप होते हैं कई प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक नक्शा, मतलब प्राकृतिक मैप, या फिर राजनीतिक, फिर दूसरा होता है राजनीतिक। मतलब इसमें देख रहे होंगे आप, जो है इसमें राज्य राजधानी वगैरह लिखी हुई हैं। तो राज्य यहाँ पे कैटेगराइज है। देखिए, सबसे ऊपर जो आपका राज्य पड़ता है जम्मू और कश्मीर पड़ता है। अब जम्मू और कश्मीर जो है राज्य नहीं रह गया, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ये मतलब जो है जम्मू और उसमें लद्दाख, ठीक है, तो कश्मीर और लद्दाख में चेंज हो गया है। तो उसको ध्यान रखेंगे, वो अभी नया मुद्दा है, तो इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। वैसे यहाँ से प्रश्न उतना आपकी परीक्षा में आएगा नहीं, क्योंकि जो है कंपटीशन की परीक्षा आप दे नहीं रहे हो, आप बीए की परीक्षा दे रहे हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर ऊपर आपके आएंगे तो चंडीगढ़ यहीं पे पड़ेगा, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। नीचे हरियाणा, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड से नीचे आप उत्तर प्रदेश देखेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद में आप इधर देखेंगे तो राजस्थान ये है, गुजरात ये है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश बीच में आपका पड़ेगा। ठीक, उसके बाद में इधर देखेंगे तो बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के आप इधर देखेंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के बगल में तो पश्चिम बंगाल। फिर इधर जब आप चले आएंगे तो इधर आपको तमाम सारे राज्य मिल जाएंगे, जैसे कि नागालैंड, सेवन सिस्टर्स में जो आते हैं आपके नागालैंड। उसके बाद में आपका सिक्किम ऊपर पड़ेगा, आपको सिक्किम राज्य जो है आपके, मैं बताऊं ये सिक्किम कौन सा राज्य अंगूठे की तरह भारत का, तो सिक्किम जो है अंगूठे की तरह है। और यहीं पर आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सारे के सारे राज्य यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक, तो इन्हीं को सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, सेवन सिस्टर्स। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सेवन सिस्टर्स में कौन सा राज्य नहीं होता, तो कौन नहीं होता? सिक्किम नहीं आता। ठीक, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा नहीं जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उससे आप यही भी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही भारत के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, कितने राज्य हैं कितने राज्य नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखिए उड़ीसा है, यहाँ पे आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दो भागों में टूटा, एक तेलंगाना यहीं पर है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र किसी के बीच में गोवा यहीं पे। ठीक, ये गुजरात है। तो इतनी बात आपके समझ में आई। अब यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से ऐसे भारत के राज्य हैं, आते लघु उत्तरीय में कभी कभी, कि जो है तट रेखा बनाते हैं, मतलब समुद्र से टच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला गुजरात, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा टच करती है, सबसे ज़्यादा सीमा किसकी टच करती है? गुजरात की टच करती है समुद्र से। ठीक, सबसे ज़्यादा गुजरात। उसके बाद में देखते हैं, फिर देखिए, तो गुजरात की सीमा टच करती है, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गोवा की टच करती है सीमा, फिर कर्नाटक की, तो यानी एक दो तीन चार, फिर उसके बाद में कर्नाटक के बाद में यहाँ पे केरल है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद में कौन सा? उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। तो यानी एक दो तीन, फिर उसके बाद में चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि तट रेखा बनाते हैं। तट रेखा मतलब समझते हैं आप लोग, जो क्या करते हो, जो क्या करते हो, समुद्र से सीमा लगती, मतलब समुद्र से मिलते हो। ठीक है, यानी तट उनके पास हो। तो ऐसे नौ राज्य हैं भारत के पास। कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ऐसे समझेंगे, गुजरात पहले लिखेंगे गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में नीचे छोटा सा गोवा, उसी बगल में महाराष्ट्र और कर्नाटक के, उसके नीचे कर्नाटक है, उसके नीचे आपका केरल है। फिर ऊपर की ओर चलेंगे, ये देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आपका उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर आपका पश्चिम बंगाल। ठीक, इतने जो हैं ये कैसे हैं? ये तट रेखा बनाते हैं। ठीक, बाकी जो हैं वो क्या बनाते हैं? वो पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, पड़ोसी देशों से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये पड़ोसी देशों से सीमा साझा करने में आपका गुजरात भी आता है, राजस्थान भी आता है। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर तो आता ही है आपका। और
तो हरियाणा भी आता है, ठीक। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सब आते हैं जहाँ जहाँ पे सीमा साझा करते हैं। कोई नेपाल से करता है, कोई भूटान से करता है। जैसे बांग्लादेश से अगर बात करें तो बांग्लादेश से आपका म्यांमार करता, ओ सॉरी म्यांमार करें, मेघालय करता है, मिजोरम करता है, त्रिपुरा करता है, पश्चिम बंगाल करता है, असम करते हैं, ठीक है। ये बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो ये सारी बात आप, ठीक है, आपसे भौगोलिक जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो बस इतना था बेसिक जानकारी जो मैं बताना चाह रहा था। इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है आपकी, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है, इधर इधर आपका क्या पड़ता है, तो इधर आपका अंडमान निकोबार, सॉरी अंडमान निकोबार यहीं पे पड़ता है। यहाँ इधर अरब सागर पड़ता है। और इसी अरब सागर में आपको एक दुनिया का प्रवाल द्वीप सबसे दुनिया का नहीं मतलब भारत का एकमात्र प्रवाल द्वीप, तो ये यहीं पर है, लक्षद्वीप, ठीक है। क्या है, लक्षद्वीप, ठीक। और ये बंगाल खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है अपना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है, तो सबसे ऊपरी बिंदु भारत का कौन सा है, इंदिरा कॉल। सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है भारत का, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यहीं पे पड़ता है जो है सबसे पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप में, यानी का में आपका पिगमिलियन पॉइंट पड़ता है। क्या पड़ता है, पिगमिलियन पॉइंट पहले कहा जाता था, लेकिन पॉइंट है, इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो ऊपर सबसे इंदिरा कॉल, नीचे सबसे इंदिरा पॉइंट। और अगर आप जाएंगे इधर अरुणाचल प्रदेश में तो कौन है, वालांगू, ठीक है। अगर आप इधर जाएंगे तो सरकरी इधर पड़ेगा गुजरात के पास, ठीक। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए, तो ये थे भारत प्राकृतिक मैप। प्राकृतिक मैप आप समझ सकते हैं कैसा था। अब आइए बात करते हैं प्राकृतिक मैप के बारे में। मतलब प्राकृतिक मैप मतलब कि भौगोलिक मैप, ठीक। भौगोलिक मैप, ठीक, मतलब फिजिकली देखते हैं। यहाँ पे इंडिया, अब यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे चाइना ऊपर वाला है आपका, इधर पाकिस्तान, अब इधर अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे भारत, आप यहाँ से देख रहे होंगे, ये भारत है आपका, ये भारत। श्रीलंका अलग है, ठीक। और बीच में बांग्लादेश है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये था भारत का क्या है, ये जो है फिजिकली मैप है, मतलब भौगोलिक नक्शा है। अब इसी में आपके पहाड़ पड़ेंगे, पर्वत पड़ेंगे, सारी चीज़ें पड़ेंगी। अब यहाँ पे हम आपको पहाड़ पर्वत के बारे में बता दें। जैसे भारत में अगर मैं बात करूँ तो भारत को जो है आपके जो है विद्वानों ने बांटा है। और इस बात को हमने चर्चा कर ली थी उसमें, तो हम इसमें मैप की वीडियो की पहली क्लास है ये, हम मैप इसमें पहली क्लास बता रहे हैं। बाकी जो है 2-3 लेक्चर अपलोड करे हैं इसके, ठीक है। उसको बीए फॉर्म वाला, मतलब जिसमें हमने जो है लिखित सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई है, तो उसको भी देख लीजिएगा आप। तो हमने सोचा नहीं, मैप से आपको समझा देना उचित है, ताकि आपके माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो खुल जाए। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है भारत को, कुल मिलाकर के कहीं कहीं 3 भाग किसी ने बांटा, किसी ने 5 भागों में बांटा, किसी ने 6 भागों में बांटा। देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से, यानी जम्मू कश्मीर के पास से अगर हम यहाँ से देखें नीचे से, तो ऐसे चला आता है आपका, या ऐसे सीधे चले जाओ। फिर यहाँ से ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से मिलते हुए ऐसे, ये वाला जो एरिया है, इसको हमने बोर्ड पे नक्शा बना करके बाकायदा समझाया, उसको वहाँ पे देख लेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ये एरिया है मित्रों, ये एरिया क्या होती है, ये होती है नदर्न माउंटेन रीजन, ठीक है। ये क्या होती है, यानी उत्तर भारत का पर्वतीय मतलब पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र होता है, ठीक। तो ये पर्वतीय क्षेत्र, यानी जो है कोई कोई विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी क्या माना है, उन्होंने इसका हिस्सा माना है, मतलब हिमालय पर्वत का हिस्सा माना, कि बीच में फिर हिमालय पर्वत दब गया और नीचे जाकर के फिर वही उभरा है। और इधर आप देखेंगे इधर वाला तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मिलेंगी, साथ ही साथ ये म्यांमार से और भारत से एक जो है पर्वत सीमा साझा करवाता है, उसका नाम है अराकान योमा पर्वत श्रेणी। तो वो यहाँ पे है, और वो भी ऐसे सीधे मिल जाती है हिमालयन पर्वत श्रेणी में। इधर आएंगे तो हिंदू कुश पर्वत है, ऊपर जाएंगे तो पामीर का पठार है, ठीक है। फिर इधर आएंगे तो तिब्बत का पठार है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर फैला हुआ है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये क्षेत्र है आपका, भारत को पूछा था कि भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करिए, तो वही भौगोलिक प्रदेश है ये, ठीक। तो इस पर वीडियो हमने बना दी है, इस पर समझा दिया है इसको। लेकिन यहाँ पे मैप के माध्यम से समझे कि भौगोलिक प्रदेश क्या होते हैं। तो ये एक भौगोलिक प्रदेश होगा कि यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं, तो पर्वत के हिसाब से इसको बांट दे कि हाँ यहाँ पे पर्वत है, तो एक प्रदेश ये हो गया। दूसरा प्रदेश देखते हैं, यहीं से पर्वतों से ध्यान रखेंगे, पर्वतों पर क्या होती है, पर्वत बहुत ऊपर होते हैं, तो वहाँ पर ठंड होती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट होती है। अब जब हमारे तापमान में गिरावट होती है तो वहाँ पे बर्फ जमना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऊपर जो है क्या है, बर्फ जमा हुआ है। अब जब ऊपर बर्फ जमा हुआ है तो वहाँ से जब गर्मी होती है तो पानी वहाँ का पिघलता है, बर्फ मतलब पिघलने लगता है। तो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हो जाते हैं।
तो बड़े बड़े पहाड़ों को जो बर्फ के हो जाते हैं उन्हीं को हम ग्लेशियर कहते हैं, यानी हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में हिमनद, अंग्रेजी में ग्लेशियर उसको कहा जाता है। अब वही ग्लेशियर गर्मी पा करके क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं। और जब वो पिघलने लगते हैं मित्रों, तो क्या होता है, यहाँ से इसे पिघला तो यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से पानी बहना प्रारंभ करेंगे। और ध्यान रखेंगे पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं तो उनके ढालों से होता है, मग्न तटों से, मग्न ढालों से क्या होता है, बहुत तेज गति से वहां से जल आता है। वो जल जो होता है अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर भी लाता है। और जब कंकड़ पत्थर लाता है तो यहीं पर एक मैदान निर्मित हो जाता है, छोटा सा। वो छोटा सा है, कहीं कहीं पे जिक्र नहीं होता उसका, लेकिन यहीं पर छोटा सा मैदान पड़ता है, उसको हम कहते हैं भाबर का मैदान। क्या कहते हैं? भाबर का मैदान। और भाबर के मैदान में आते थे नदियां क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा, प्रदेशों में नदियां लुप्त हो जाती हैं, तो भाबर के प्रदेशों में नदियां लुप्त हो जाती हैं। क्यों लुप्त लुप्त हो जाती हैं? जैसे मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो इधर वाला एरिया आपका माउंटेन रीजन हो गया। यहीं पर नीचे आपका जो है पड़ता है थोड़ा सा इसी के पैरेलल पड़ता है, इसी के समानांतर पड़ता है आपका क्या, भाबर का क्षेत्र। क्योंकि नदियां यहाँ पे आती हैं तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाती हैं, पहले जो ढाल से खूब तीव्र गति से बह करके आती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो पत्थर होते हैं रुक जाते हैं। अब यहाँ पर कितनी देर तक जो है पानी पत्थर को ढकेल पाएगा? तो जहाँ तक उसकी शक्ति होती है वहां तक लेकर जाता है, नदी लाती है। लेकिन जहाँ पे शक्ति खत्म हो गई वहीं पर उसको छोड़ दिया। अब जैसे छोड़ दिया वहां पे तो वहीं पे टिक गया। अब एक पत्थर रुका तो दूसरा पत्थर अगर आता तो और वही रुकता चला था। तो इस प्रकार से पत्थर 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 मिल करके यहाँ पे क्या बना लिए हैं, ऐसे 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 ये बना लिए हैं, एक मैदान का निर्माण कर दिए। अब ये मैदान का निर्माण करिए तो यहाँ पे पत्थर रखा है, बीच में थोड़ा थोड़ा जगह खाली होती है। तो क्या होती है, नदियां यहाँ पर आकर के उन्हीं पत्थरों के बीच में जो जगह होती है अंदर, उन्हीं अंदर अंदर जगह से क्या होती हैं, बहने लगती हैं। तो यहाँ से कई धाराओं में बट करके मतलब यहाँ पे आने लगती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो अंदर से नदियां बहने लगती हैं, भाबर के मैदान में लुप्त हो जाती हैं, मतलब अंदर से बहने लगती हैं। ठीक, तो भाबर का मैदान आप समझ गए। अब यहीं पर नीचे आपको ऐसे आपको समझा देना, मैप बना करके, मैप बना लीजिए, मैप बनाना सीख लीजिए, नंबर बहुत बढ़िया मिलेगा आपको। तो मैप बना दीजिए, अगर भौगोलिक प्रदेश पूछा जाए, भौगोलिक उप प्रदेश पूछा जाए तो आप ऐसे समझा सकते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझिए कि पर्वत था, पर्वत से क्या हुई नदी, पर्वत पे क्या होगा, ऊंचाई पर पर्वत होते हैं। अब ऊंचाई पर होते तो वहां पे बर्फ जमेगी। अब जब वहां पे बर्फ जमी रहती है तो वहाँ पे क्या होगा, जब गर्मी आएगी सूर्य का तापमान बढ़ेगा, यानी अपना यहाँ पे सौर तापन बढ़ेगा। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, सौरिक तापन कहते हैं। ठीक, जब सौरिक विकिरण जो है तेज गति से आएगी, गति उसकी तेज, गति का क्या प्रभाव, मतलब उसमें तापमान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो सौर जब ताप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे नदियाँ बहेंगी, नदियाँ बहेंगी तो तीव्र गति से आएंगी, जिससे आस पड़ोस की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, पत्थर वगैरह, कंकड़ पत्थर, मिट्टी, वो सारी बहा करके नीचे लाती हैं। उससे एक मैदान का निर्माण होता है, उसको भाबर का मैदान। और जो छोटे मोटे और तो जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं तो वो सारे के सारे वहीं पे रुक जाते हैं कुछ ही क्षेत्र में। लेकिन अब नीचे जो होता है वहाँ पे पतली पतली मिट्टियाँ, बालू थोड़ी थोड़ी जो बच उनके साथ आती हैं नदियों के, वो बह करके आने लगती हैं। अब जब वो बह करके आती हैं तो यहाँ पर एक मैदान का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए नदियाँ बहुत सारी छोटी छोटी बह करके आ रही होंगी, मैं दिखाना चाहूँ आपको। यहाँ पे नीले नीले कलर से देखेंगे, यहाँ पे नदियाँ बह कर आ रही हैं। एक मिनट में इसको जो थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ, आपको बिल्कुल विस्तार से समझना है। देखिए यहाँ पर नदी बह करके आ रही, समझिएगा, यहाँ पे नदी बह करके आ रही है, देखें। अब यहाँ पे देखिए गंगा नदी है, ये बह करके जा रही गंगा नदी। ठीक, अब यहाँ से गंगा नदी से ऊपर से तमाम सारी नदियाँ आकर के मिलेंगी, गंडक, कोसी, ठीक है, ये सब मिलती रहेंगी ऊपर से। और नीचे से आपकी तमाम सारी नदियाँ, सोन, तो ये सब मिलती रहेंगी। और नीचे सबसे बड़ी जो नदी आया करके मिलेगी गंगा में, वो यमुना आकर के मिलेगी। तो नदी यहाँ से गंगा नदी बह रही गोमुख से निकलते हुए, अभी आ रही है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, और बाकी इधर उधर से नदियाँ निकलती हैं, कहीं कोई ये इधर उधर से, ठीक, दक्षिण भारत की नदियाँ, कोई किधर बहती, कोई किधर बहती, कोई बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो कोई अरब सागर में। ठीक, तो वो मैं समझाऊंगा जब नदियों वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, बीच बीच में कौन सी नदियाँ इनमें आकर के मिलती हैं, दाएं से कौन मिलती है, बाएं से कौन मिलती है, ये देख लेंगे हम। ठीक है, तो आपके भारत में नदियों की बात करें तो सतलज, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, गंगा, यमुना, चमारदा, घाघरा, कारा, नली, कौरियाला, इसी को कहा जाता है गंडक, कोसी, बेतवा, इसी बेतवा को बेतरवती कहते हैं, सोन, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, क्षिप्रा, माही, लूनी, सोम, ये सारी नदियां आपके भारत में बहती हैं। और देखेंगे कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये सारे देखेंगे कि मानसरोवर झील के समीप जो एक राकस ताल है, यानी जिसको राक्षस ताल भी कहते हैं, वहीं से निकलती सतलज नदी। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास एक झील है। ठीक है,
तो सिंध का बाब उसका नाम है, उस वहाँ से निकलती है सिंधु नदी। रावी कहाँ से निकलती है? कांगड़ा जिले से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से। ये सारी चीज़ें हम समझे। गंगा कहाँ निकलती है? गंगोत्री के पास, गोमुख जो है ग्लेशियर है यानी हिमानी है, उसी से निकलती है गंगा। ठीक, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। यमुना कहाँ से? बंदरपुर से निकलती है। तो ये मैं बताऊंगा जब नदी वाला चैप्टर पढ़ा। नदियाँ आप में शामिल है, नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो विस्तार से वहाँ पे समझ लेंगे। नदियाँ बहती हैं। अब नदियाँ यहाँ पे क्या होती हैं? नदियाँ यहाँ पे देखिए तमाम प्रकार की नदियाँ। ये देखिए क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में आपको दिख रहा होगा कि नदियां यहाँ पे बहती हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? दुआब क्षेत्र कहा जाता है। तो गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र या फिर भारत का जो है विशाल मैदान, तो भारत का जो है विशाल मैदान इसी को कहा जलोढ़ मैदान। तो यहाँ पे नदियों के द्वारा जो है उपजाऊ मिट्टी आकर के बस गई हैं, मतलब नदियों के द्वारा मिट्टियाँ आती हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो आते रहते हैं, उससे इस एक मैदान का निर्माण हुआ है। वो मैदान क्या है? मतलब गंगा यमुना या सतलज का गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का क्या मैदान है ये? ठीक, तो गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो भारत, उत्तरी भारत का ये मैदान। तो ये एक मैदान ये होगा। एक आपने माउंटेन रीजन समझा, ये माउंटेन, उसके नीचे भाबर का क्षेत्र आपने समझा। ठीक, अब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी को कोई द्वीप कहते कि अब आइलैंड ऑफ इंडिया, तो कोई कोई जो है ये बांट लेते हैं कि जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ये सारे के सारे अलग एक जो है प्राकृतिक उपखंड है या फिर भौगोलिक क्षेत्र अलग है। ठीक, कोई कोई एक ही में मान लेते हैं कि हिमालय का हिस्सा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। साथ ही और आपको दर्शाना नीचे क्या है? अब बीच में जो है मध्यवर्ती पठारीय क्षेत्र है। बीच में क्या है? मध्यवर्ती पठारीय क्षेत्र है। बीच में क्या होता है? बीच में जो है लावा वगैरह, मतलब ज्वालामुखी फटी, और ज्वालामुखी के कारण से क्या हुआ है? यहाँ पे जो है एक पठार का निर्माण हुआ है। पठार क्या होते हैं? पठार वे स्थलाकृतियाँ होती हैं। जैसे पठार जो होगा उसकी आकृति कुछ ऐसी होगी, मतलब टेबल के आकार की होगी, ये शेप होगी पठार की। जबकि पर्वत की शेप क्या होगी? यानी पहाड़ जो पर्वत जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, और पर्वत जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं, मतलब ऊंचे होंगे पर्वत जो है। ठीक, ऐसे ये पर्वत की आकृति है। लेकिन जो पहाड़ की आकृति, मतलब पहाड़ियाँ जो जिसको पहाड़ी कहते हैं, पहाड़ी जो होते हैं वो पहाड़ियाँ छोटी होती है, मतलब लेकिन उनका आकार होगा, यानी जो कीप नोक होती है ऊपर की, वो कीप नुमा होती है। तो पर्वत और पठार में मुख्य अंतर ये होता है, कभी प्रश्न पूछ ले कि पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है, तो जो पर्वत होता है वो 1500 या 1000 मीटर से ऊंचा होता है। तो 1 किलोमीटर या फिर 1600 मीटर से क्या होता है? पर्वत ऊंचा होता है। लेकिन पठार जो है इससे छोटा होता है, यानी नीचा होता है। साथ ही साथ जो पर्वत होते हैं उनकी जो कीप होती है, उनकी जो कीप होती है एकदम से कैसी होती है? तीर नुमा या फिर कीप नुमा होती है, यानी उनकी चोटी होती है, पीक जो होती है वो एकदम से तीर नुमा होती है, चूंकि नुकीली होती है, और ढाल जो होता है इसका तीव्र होता है। इसका आकार जो है टेबल जैसा होता है, तो इसका आकार टेबल जैसा होता है पठार का। साथ ही साथ इस पर जो है इसका ढाल जो होता है वो तीव्र नहीं होता। तो पहाड़ ऐसे भी हो सकता है। पहले ही आप अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वत आपका, अरावली पर्वत यहीं में पड़ता है। अब अरावली पर्वत बहुत पुराना पर्वत है, अपशिष्ट पर्वत है। अपशिष्ट मतलब होता है कि घिसा पिटा पर्वत। तो अरावली पर्वत जो है आपका घिसा पिटा बहुत पर्वत है। क्यों घिसा पिटा? बहुत पुराना। तो दुनिया का सबसे पुराना पर्वत या प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। और दुनिया का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो आपका हिमालय पर्वत। ठीक, ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करी जाए, ऊंचा पर्वत नहीं पूछेगा, ऊंची चोटी, तो कौन है? माउंट एवरेस्ट है। दूसरे नंबर पर केटू गार्डबिन आस्टिन है। ठीक है, जो कहाँ पे पड़ती है? तो पीओके में पड़ती है, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वहाँ पे पड़ता है। तो इसलिए पूछा जाए आपसे, अगर मतलब आपसे पूछा नहीं जाएगा वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के, लेकिन मान लिया जानकारी के लिए एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो, कि अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में अवस्थित पूछा जाएगा, भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिक्किम में पड़ती है कंचनजंगा। सिक्किम में पड़ती है यहीं पर कंचनजंगा चोटी, वो सबसे ऊंची है। ठीक, अगर और जो अगर पूछा जा रहा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको क्या बताएंगे? जो है केटू गार्डबिन आस्टिन, जो कि यहाँ पे पड़ती है। ठीक, और भारत में अवस्थित तो कंचनजंगा, क्योंकि ये पीओके में है, और पीओके पर विवाद है, पाकिस्तान का कब्जा है वहां पे। तो क्या है? तो यहाँ पे स्थित है। तो पाक अगर पूछा जाए अवस्थित भारत में, तब बताएंगे सिक्किम वाली कंचनजंगा। अगर नहीं पूछ रहा ये, तो आप यहाँ बताएंगे कि हाँ जो है केटू गार्डबिन आस्टिन भारत में। अब पूछा जाए कि जो भैया आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि माउंट एवरेस्ट फिर कहाँ की है चोटी, तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी पड़ती है वो नेपाल में पड़ती है। ये जो पर्वत है हिमालय, ये चाइना में भी है, ये नेपाल में भी है, ये भूटान में भी है। ठीक है, केवल भारत में ही नहीं है। चोटी जो होती है, चोटियाँ कुछ भारत में होती हैं, कुछ जो है हिमालय वहाँ पे नेपाल में, कुछ भूटान में है। ठीक, कुछ चाइना में भी है। इस प्रकार से है सारी चीज़ें। तो ये बात समझ में आ गई आपको?
तो कुल मिलाकर के आपने अभी अभी समझा ये सारी चीज़ें कि पर्वत क्या होते हैं, और आपने मैदान समझा, पर्वत से नदियाँ कैसे बहती हैं। अब तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, पठार है, और पठार क्या करती है आप समझ गए कैसा होता है। तो उस पर जीवन यापन है, लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं। तो पठारों पर, पहाड़ों पर कम संभव होता है। तो पठारों पर संभव यानी प्लेटिव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यहाँ पे संभव होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है ज्वालामुखीता क्रिया के द्वारा क्या हुआ है, उसके लावा के द्वारा यहाँ पे निर्मित हुआ है ये मैदान, मतलब कि पठार। तो यहाँ पे कैसा, काली, यहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाती, काली मिट्टी। तो ध्यान रखेंगे ज्वालामुखी से जब भी मिट्टी निकलती, मतलब होता है ज्वालामुखी जहाँ पे फटती है, तो वहाँ की आसपास की एरिया में क्या होता है, तापक्रम बढ़ जाता है। और जब तापक्रम बढ़ जाता है तो उसके कारण से जो मिट्टी होती है काली हो जाती है। तो इसलिए पूछा जाता है कि जो है ज्वालामुखी कारण से निर्मित मिट्टी को किस, मतलब मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो काली मिट्टी हो जाती है वहाँ की। तो यहीं पे दक्कन ट्रेप यानी दक्कन का पठार ये है, यहाँ पे पूरा फैला हुआ है दक्कन का पठार। तो पूरी मध्यवर्ती पठारीय क्षेत्र, तो इसको क्या कहते हैं, मध्यवर्ती पठारीय क्षेत्र। ठीक, तो कुल मिलाकर क्या समझा आपने, यानी उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान, उत्तर मतलब गंगा सतलज का ब्रह्मपुत्रा का मैदान आपने समझा, भाबर का मैदान उससे ऊपर समझा आपने। ठीक है, आइलैंड ऑफ इंडिया समझा, यानी भारत के द्वीप समूह समझा। उसके बाद में आपने समझा क्या, कि ये वाला जो है पठारीय क्षेत्र, तो मध्यवर्ती भारत का पठारीय क्षेत्र। अब उसके बाद मरुस्थल ऑफ इंडिया, मरुस्थल ऑफ इंडिया कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे देखिए द डिजर्ट, डिजर्ट मतलब क्या होता है, मरुस्थल, यानी राजस्थान वाले साइड में जो रेगिस्तान पड़ता है वो मरुस्थल। ये भी एक क्या है, आपका उपखंड है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र है। साथ ही साथ नीचे विद्वानों ने बांटा, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला और ये वाला। तो एक हो गया आपका पूर्वी घाट, एक होगा पश्चिमी घाट। तो भैया पूरब ये है तो ये होगा पूर्वी घाट, और पश्चिम ये है तो ये होगा पश्चिमी घाट। तो पूरा पश्चिम समझ गए, तो एक पूर्वी घाट एक पश्चिमी घाट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी पर्वत है, तो उत्तरी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो इतनी बातें थोड़ा बहुत आपको भारत के बारे में बता दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब कभी भी आप भारत के बारे में लिखेंगे तो भारत के बारे में लिखने से पहले इन बातों को थोड़ा बहुत जान लेना अति आवश्यक है आपको। तो भारत का जो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, हमने अभी भी आपको बताया था गोलार्ध। देखिए, तो ये गोलार्ध होता, अब यहाँ पे एक रेखा होती है, यहीं पे ये विषुवत रेखा है। हमने रेखा बताना भुला, ये विषुवत रेखा नहीं, 0 डिग्री अक्षांश है। इससे ऊपर से 23.5 डिग्री पर एक रेखा जाती है, जो कि क्या है, कर्क रेखा होती है। और यहाँ पे नीचे एक रेखा जाती है, वो मकर रेखा है। अब इस समय जो है सूर्य भगवान यहाँ पर चमक रहे हैं, सूर्य भगवान यहाँ पर लंबवत चमक रहे हैं, मतलब इस क्षेत्र में गर्मी पड़ रही है अधिक। और तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ठंडी पड़ी है, यहाँ पे भारत है अपना। तो भारत यहाँ पर है लेकिन सूर्य भगवान चमक यहाँ पर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग मकर संक्रांति मनाए थे, तो उस समय एग्जैक्ट जो है मकर रेखा पर सूर्य भगवान लंबवत चमक रहे थे। और जब कर्क रेखा यानी कर्क संक्रांति भी आती है, कर्क संक्रांति पर क्या होता है, अपने यहाँ गर्मी खूब पड़ती है और इस एरिया में ठंडी पड़ने लगती है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो कुल मिलाकर के हम क्या बताने वाले थे, तो उत्तरी गोलार्ध। तो गोलार्ध जो देखिए, पृथ्वी पर एक जो है एक रेखा है, जो है काल्पनिक रेखा है, अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश, मतलब उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले गोलार्ध को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो क्या होता है, वहां पर भी इसे यहाँ से 0 डिग्री, इससे ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से रेखाएं आपको 90 तक मिलेंगी। इसी प्रकार से नीचे तक आपको रेखाएं ऐसे मिलती चली जाएंगी। ये होगा दक्षिणी गोलार्ध, ये होगा उत्तरी गोलार्ध। अब यहाँ पे देखिए भारत कौने गोलार्ध में है, तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे भारत पड़ता है, तो भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध समझ में आ गए। अब एक और आता है, एक रेखा यहीं से गुजरती है, एक रेखा यहीं से लंदन के ग्रीन बीच होते हुए गुजरती है। ठीक है, लंदन के ग्रीन बीच से होते हुए यहाँ से एकदम पृथ्वी के मध्य से जो है इस प्रकार से। तो एक रेखा तो ये खींची गई थी, तो ये क्या हो गई, ये भूमध्य रेखा है। लेकिन एक रेखा ये है मानक समय रेखा। अब ये समय रेखा जो होती है, ये निर्धारण करती है कि मतलब अगर इधर जा रहे हो इस रेखा से तो प्लस में जाएगा। तो अपने यहाँ देखते होंगे घड़ी में, जब कभी आप देखा होगा तो प्लस 30:30 लिखा होता है, मतलब साढ़े मतलब 5 घंटे 30 मिनट। तो अपनी घड़ी कैसे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक, अपनी घड़ी यहाँ से अगर चलेंगे इधर तो 5.5 घंटे होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और इधर जो है आप कहते हैं तो इधर माइनस में चलते हैं। ठीक, तो इधर प्लस में है, इधर माइनस में, तो ये 0 डिग्री है ये भी। और ये 0 डिग्री रेखा है, और कैसी 0 डिग्री रेखा है, तो ये आपकी लंबवत रेखा है। लंबवत रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा, और इसी को मानक समय रेखा हम कहते हैं।
इसी को हम क्या कहते हैं, मानक समय रेखा। ठीक, ध्यान रखेंगे, मानक समय रेखा कहते हैं। इसी से इधर आएंगे 82.5 डिग्री। जब 82.5 डिग्री आते हैं तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, कहाँ से, तो ये गुजरती है जो है इलाहाबाद के नैनी से। जब ये इलाहाबाद के नैनी से भारत के बीच से गुजरती है तो ये जो है क्या होती है, यही निर्धारण करती है कि भारत में समय कैसा होगा, यानी भारत की घड़ी कैसे चलेगी। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो प्लस 5.5 घंटा आगे है अपनी घड़ी यहाँ से। ठीक, तो इसके बीच का अंतर कितना, 5.5 घंटा का। ठीक, और भारत के अपने में बीच के अंतर कितना है, तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जैसे कि यहाँ पे एक रेखा, मतलब यहाँ पे देखा जाए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भैया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है बहुत ज़्यादा है, और इनके बीच में 2 घंटे का अंतर है। ठीक, कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। ठीक, और इसकी दूरी जो है ये है 2933 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर है। और ऊपर से नीचे तक की अगर दूरी की मैं बात करूँ भारत की, तो उत्तर से लेकर के यानी इंदिरा कॉल से लेकर के, इंदिरा कॉल यहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे नीचे, मतलब तो यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ तक की दूरी कितनी है भैया, तो 3200। ठीक, ध्यान रखेंगे, 3214 किलोमीटर। इतनी समझ में आई, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए, तो हम क्या बताने वाले थे आपको, ये देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध बताया गया, तो उत्तरी गोलार्ध समझ में आ गए। अब यहीं पे एक बात और, अभी पूर्वी गोलार्ध भी आएगा। देखिए, जब ये रेखा होती है तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन जब ये रेखा खींची जाती है तो इसमें क्या होता है, ये होता है आपका क्या, ये होता है पूर्वी गोलार्ध, ये होता है क्या, ये होता है आपका पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, अब यहाँ में कभी कभी प्रश्न आपसे ऐसा पूछेगा कि भारत जो होता है कहाँ पर स्थित है एग्जैक्ट, तो देखिए भारत यहाँ पर स्थित है। तो इस गोलार्ध को हम, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूरब हो गई, ये पश्चिम हो गई। अब इसको क्या कहेंगे हम, इसको उत्तर पश्चिम, इसको क्या कहेंगे हम, उत्तर पूरब। तो ये जो है भारत कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी जो है गोलार्ध में स्थित है। लेकिन उत्तरी पूर्वी नाम का कोई गोलार्ध होता नहीं है, वास्तव में उत्तरी पूर्वी नाम का कोई गोलार्ध नहीं होता। तो एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी, या फिर आप पूर्वी गोलार्ध बोल सकते हैं। तो उत्तरी पूर्वी होता है, मतलब लेकिन पूर्ण रूप से होता है माना नहीं जाता, लेकिन हाँ उत्तरी पूर्व में अगर देखा जाए अपने हिसाब से माना जाए तो उत्तरी पूर्वी में स्थित है। ठीक, ये बात आपको समझनी अति आवश्यक थी, इसलिए हमने बता दी। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब ये समझ लीजिए उत्तरी अक्षांश क्या है, 1 मिनट में समझिए फटाक से आप। देखिए, यहाँ से जो रेखा गुजर रही है, यहाँ से जो रेखा गुजर रही है, उसका कितना, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट। ये रेखा कितनी है, 37 डिग्री 6 मिनट की है। और जो नीचे की रेखा है ये कितनी है, 8 डिग्री आपकी 4 मिनट की है, 8 डिग्री 4 मिनट की रेखा है। ठीक, अब ये रेखा जैसे कि 0 डिग्री हमने बताया था कि 0 डिग्री गुजरता है, 0 डिग्री से 0 डिग्री नीचे पड़ती है इसके। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट की 0 डिग्री यहाँ पे कुछ पड़ती है। अब 0 डिग्री नीचे पड़ रही है आपकी, उससे 8 डिग्री ऊपर जब आप आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है आपका भारत, टच करता है। ठीक, और प्रश्न ये भी पूछा जाता है आपसे, प्रश्न ये भी पूछा था कि भूमध्य रेखा से जो भारत का जो है इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणी सबसे बिंदु, वो कितना दूर है, तो 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर भारत का जो पॉइंट है उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, वो स्थित है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट रेखा है, ये 37 डिग्री 6 मिनट, और ये है 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का उत्तर से दक्षिणी, मतलब जो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में विस्तार है, मतलब उत्तर से दक्षिण विस्तार, वो कैसा है, उस 8 डिग्री, मतलब 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट, या 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक, अब ऐसे जो है आपका पूर्वी और पश्चिमी में देखा जाए तो पूर्वी पश्चिमी में देख लीजिए आप। पूर्वी पश्चिमी में कैसे देखेंगे, पूर्वी पश्चिमी में आपका जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 जो है पूर्वी देशांतर। तो कितना कितना है, 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और आपका कितना है, कितना है भैया, 68 डिग्री 60 मिनट, और उसके बाद में आपका कितना है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, 97 डिग्री 25 मिनट। आगे बढ़ते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश,
और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो कभी आपसे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार बताइए। बस इतना अतिलघु उत्तरीय में पूछा जाए, भारत का अक्षांशीय विस्तार, बस ऐसे लिखा रहेगा। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 7 डिग्री 6 मिनट, जिसमें सबसे उत्तरी पॉइंट आपका इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी पॉइंट आपका इंदिरा जो है पॉइंट। ठीक, ध्यान रखेंगे ये बात। और सबसे इधर वाला पूर्वी वाला तो वालांगू, सबसे पश्चिमी वाला तो सरकरी गुजरात में है। वालांगू कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और जो आपका इंदिरा कॉल है वो जम्मू कश्मीर में है। और जो इंदिरा पॉइंट है वो आपका कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट आपका जो है सबसे नीचे है, वो कहाँ पे है? कार निकोबार में है। ठीक, इतनी बात ध्यान रखेंगे। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 7 मिनट तक। अब संपूर्ण भारत मतलब क्या होता है? अगर इंदिरा मतलब जो इंदिरा पॉइंट है, मेन बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट जो है, वहां से अगर नापेंगे तो इंदिरा पॉइंट से 6 डिग्री 4 मिनट की रेखा गुजरती है। ठीक, और ऊपर उससे आएंगे हम तो 8 डिग्री 4 मिनट मिलेगा हमको। यानी एक रेखा 6 डिग्री 4 मिनट के, जब उससे 2 डिग्री हम ऊपर आते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट, तो यहाँ पे भारत के मियन लैंड शुरू होती है। मियन लैंड मतलब कि भारत की मुख्य भूमि। यहाँ पे द्वीप है भारत का, तो कार निकोबार, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 87,263 वर्ग किलोमीटर का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है विश्व का 7वां स्थान है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश आप देखिए, सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें पे भारत है। और आठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा कौन है? चाइना। दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जान लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपने समझा। अब यहाँ पे बात आती है कि जो है विस्तार उस्तार वगैरह की, जो हमने मतलब भौतिक स्वरूप भारत का कैसा है, तो हमने आपको बता दिया आइलैंड है, यहाँ पे आइलैंड ऑफ इंडिया बता दिया। बताई सारी चीज़ें आपको शुरुआत में कि आइलैंड ऑफ इंडिया, पर्वतीय मैदान, गंगा सतलज का ब्रह्मपुत्रा का मैदान जो है, ठीक है, उपजाऊ वाला मैदान, भाबर का मैदान हमने बताया, मध्यवर्ती पठार बताया हमने। ठीक है, उसके हमने आपको वो भी बताया कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट भी बता दिया आपको। ठीक, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। और जो है देश के मैं बात करूँ पूरे क्षेत्रफल में, यानी पूरे जमीन जायदाद में 10.7% भाग पर कुल मिलाकर के ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% यानी 100 में से लगभग 11 या फिर 10% भाग पर क्या है मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़, आपकी चोटियां मिलेंगी, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2135 किलोमीटर, मतलब 135 मीटर, तो 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंची होती है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये समझिए भारत पर जो है विस्तृत मैदान कितने परसेंट पर है? 43% पर विस्तृत मैदान है। छोटी मोटी पहाड़ियां जो हैं वो 18% पर है, यानी 18.5% पर लगभग आप मान सकते हैं। तो अब अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे किसके बारे में? भारत का। आपने समझ लिया सारी चीज़ें, बातें समझी। तो ये सारी बातें आपने समझी भारत के बारे में, जैसे कि सामान्य जानकारी आपने समझ ली भारत के बारे में। अब वो नहीं पूछा था जो ये सस्सी में पूछा था कि बांग्लादेश से जो है कितनी सीमा साझा लगती है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से ही भारत की सीमा लगती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर कर रहे हैं तैयारी तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जो हिमालय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हिमालय कैसे बना, हिमालय के कौन कौन से भाग हैं, यानी पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, बृहत हिमालय, हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हम चलते रहेंगे, मैप के माध्यम से भी समझेंगे हम। तो अब जो है वीडियो जो आएगी ये हम मैप के माध्यम से नहीं थी, जबकि इसका जो है लिखित रूप आपको मिलेगा, लिखित रूप अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा आप लोग, प्लेलिस्ट में ही है। और ये मैपिंग के माध्यम से मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को, तो समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।